आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में विधान पालिका के ऊपरी सदन सीनेट पर चर्चा करेंगे। हर देश के संविधान द्वारा विधान पालिका को कोई न कोई नाम दिया जाता है, तो ऐसे में अमेरिका के संविधान द्वारा विधान पालिका को कांग्रेस नाम दिया गया है। तो कांग्रेस के दो सदन हैं, ऊपरी सदन है सीनेट और निम्न सदन है प्रतिनिधि सदन। संविधान के पहले अनुच्छेद में सीनेट का जो वर्णन है वो प्रतिनिधि सदन से पहले आता है, लेकिन लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, जो नियम हैं, उसके आधार पर सीनेट को द्वितीय सदन कहा गया है, दूसरा सदन कहा गया है, क्योंकि जहाँ कहीं भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ विधान पालिका द्विसदनीय होनी अनिवार्य होती है, जिसमें जो निम्न सदन है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊपरी सदन है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में अमेरिका में जो प्रतिनिधि सदन है वो अमेरिका की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो अमेरिका में सीनेट है वो अमेरिकन संघ की जो इकाइयां हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकतंत्र के नियमानुसार फिर जो प्रतिनिधि सदन है वो हुआ पहला सदन, और जो सीनेट है वो हुआ दूसरा सदन। सीनेट में जितने भी राज्य हैं सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, माने सभी राज्य सीनेट में अपने बराबर प्रतिनिधि भेजते हैं। किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है उसको प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया गया। हर राज्य सीनेट में 2 सदस्य भेजता है। वर्तमान में अमेरिका के संघ में 50 राज्य हैं, तो इस तरह से सीनेट की जो कुल सदस्य संख्या है वो 100 है। इसके बाद आ जाते हैं इसमें सदस्यों की योग्यताएं, कि जो उम्मीदवार सीनेट का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जो सबसे पहली योग्यता है वो ये है कि आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले जो भी उम्मीदवार है वो संयुक्त राज्य का कम से कम 9 वर्ष तक नागरिक रहा हो। वह उस राज्य का भी निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहा है, और किसी भी लाभदायक सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है चुनाव विधि। अमेरिका के मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि जो सीनेट के सदस्य हैं वो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन ये जो विधि थी काफ़ी दोषपूर्ण साबित हुई। तो 1913 में संविधान में 17वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई कि जो सीनेट के सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो ऐसे में वर्तमान समय में जो सीनेट के सदस्य हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके बाद है कार्यकाल। जो सीनेट के सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और सीनेट के सदस्यों का ये जो इतना लंबा कार्यकाल है ये इनकी स्थिति को काफ़ी प्रभावशाली बनाता है। और दूसरा, सीनेट को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात रिटायर हो जाते हैं और उसके स्थान पर जो नए सदस्य हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। इसके बाद है अधिवेशन। कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उनका अधिवेशन एक ही तिथि को आरंभ होता है और एक ही तिथि को समाप्त होता है। वर्तमान में ये जो अधिवेशन है हर वर्ष 3 जनवरी को आरंभ होता है। इसके बाद है कोरम। सीनेट की कार्यवाही को चलाने के लिए जो कुल सदस्य हैं उनका स्पष्ट बहुमत उपस्थित होना आवश्यक है, तभी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू किया जा सकता है, कानूनी रूप से शुरू किया जा सकता है। तो कुल सदस्य संख्या है इसकी 100, तो ऐसे में 100 का स्पष्ट बहुमत हुआ 51। तो सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए सीनेट में 51 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। इसके बाद है सीनेट का अध्यक्ष। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वही सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बाद है सीनेट के सदस्यों के विशेषाधिकार। जो सदन के सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे अधिवेशन के दिनों में उन्हें किसी भी प्रकार के दीवानी मुकदमे के संबंध में कैद नहीं किया जा सकता। सीनेट के जो सदस्य हैं जो भाषण वो सदन में देते हैं उस भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, माने सदन में भाषण देने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। साथ ही साथ जो सीनेट के सदस्य हैं
उनके भाषण देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा। वो जितना समय चाहें, जितने मिनट, जितने घंटे चाहें, वो सीनेट में अपना भाषण जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीनेट की शक्तियाँ। फर्स्ट इसमें आ जाता है वैधानिक शक्तियाँ। जैसे कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो संघात्मक शासन प्रणाली का क्या नियम है कि संविधान द्वारा कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बांट दी जाती हैं। तो संविधान ने कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां केंद्रीय सरकार को सौंपी हैं अमेरिका में, तो वो जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों मिलकर करते हैं। वैधानिक क्षेत्र में जो सीनेट की शक्तियां हैं वो प्रतिनिधि सदन की शक्तियों के बराबर हैं। साधारण जो विधेयक है वो पहले सीनेट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और पहले प्रतिनिधि सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी जो विधेयक है सीनेट ने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद प्रतिनिधि सदन में जाएगा। पहले प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत हुआ, प्रतिनिधि सदन ने पास कर दिया तो फिर वो सीनेट के पास जाएगा। माने दोनों जब उसको पास कर देंगे तो फिर वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन यदि किसी विधेयक के संदर्भ में प्रतिनिधि सदन और सीनेट में मतभेद उत्पन्न हो जाए, माने एक सदन ने तो पास कर दिया, दूसरे सदन ने पास नहीं किया, तो फिर दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जाती है जिसे सम्मेलन समिति कहा जाता है। अब इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि समिति के जो सदस्य हैं दोनों सदनों में से समान संख्या में लिए जाते हैं। जैसे जितने सदस्य सीनेट के लिए जाएंगे उतने ही सदस्य प्रतिनिधि सदन के लिए जाएंगे। तो ऐसे में आमतौर पर जो समिति में सीनेट के जो सुझाव हैं वही स्वीकार कर लिए जाते हैं। प्रतिनिधि सदन जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली उसमें उभर कर नहीं आता। तो ऐसे में ये जो समिति है किसी भी बिल के संदर्भ में दोनों सदनों का मतभेद यदि समाप्त ना कर पाए तो वो विधेयक रद्द हो जाता है। और यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति, कोई भी विधेयक दोनों सदनों ने पारित कर दिया और वो जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति आपत्ति सहित वापस भेज दे, तो उस विधेयक को यदि दोनों सदन फिर से 2/3 बहुमत से पास करते हैं तो फिर उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं रहती, भेजने की आवश्यकता ही नहीं रहती राष्ट्रपति के पास, वो विधेयक कानून बन जाता है। तो ऐसे में ये जो संयुक्त सम्मेलन होता है दोनों सदनों का किसी विवादित विषय पर, उस पर सीनेट जो है ज़्यादा प्रभाव रखता है। ज़्यादातर जो निर्णय जब ये संयुक्त सम्मेलन हुए हैं, जो निर्णय है वो सीनेट के पक्ष में ही हुआ है। जबकि भारत में हम देखते हैं कि भारत में जब सम्मेलन समिति बुलाई जाती है किसी भी ऐसे विवादित विषय पर, लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसमें लोकसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो जीत है उसमें लोकसभा की होती है क्योंकि उसमें सदस्य लोकसभा के ज़्यादा होते हैं। लेकिन अमेरिका में यहाँ सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों के बराबर सदस्य भाग लेते हैं, जिस कारण से जो सीनेट का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी इसलिए भी रहता है क्योंकि जो कुशल राजनीतिज्ञ हैं वो सीनेट का चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि सीनेट के चुनाव में जो अवधि है वो 6 वर्ष का कार्यकाल है, जबकि प्रतिनिधि सदन में जो भी चुनाव जीतेगा उसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का है। तो ये जो स्थिति है ये सीनेट को प्रतिनिधि सदन से ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। सेकंड है इसमें संवैधानिक शक्तियाँ। संविधान में संशोधन के लिए जरूरी है कि कोई भी संशोधन विधेयक है वो कांग्रेस के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दें। संवैधानिक संशोधन बिल को सीनेट में भी शुरू किया जा सकता है और यदि संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सदन में आरंभ किया जाए तो वह भी सीनेट के पास तो आएगा ही। माने जो दोनों सदन हैं दोनों अलग अलग जब तक उसको पास नहीं करेंगे वो विधेयक आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो दोनों सदनों की समान है, प्रतिनिधि सदन की भी और सीनेट की भी। सीनेट की जो अन्य शक्तियां हैं उस पर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।